साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो कट ऑफ डेट के बाद का बना है, वो वैलिड होगा नहीं होगा, मेरा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है वैलिड होगा नहीं होगा, मेरी इशूइंग अथॉरिटी ये है वैलिड होगा नहीं होगा। तो उन सारे सवालों पर केवीएस ने अब जवाब दे दिया है। केवीएस ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी कर दी है, जो कि आपकी SC ST OBC PWD EWS सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के दौरान जिसको फॉलो किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाएंगे वो इंस्ट्रक्शंस जो है केवीएस ने जारी कर दिए हैं। तो अब कोई भी संशय की स्थिति इसमें नहीं रह गई है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो है मिस कर देंगे। लेटर हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, तो लेटर को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं इसका जो क्रक्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो वो है वो आपको बताऊंगा। तो दुनिया भर की बातें हैं। पहला लेटर में कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ये वो DOPT ने बोला है कि इस तरीके से वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये वो, तो हम एक SOP बना रहे हैं जो कि इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगी। पहले लेटर में यही है, ऑब्जेक्टिव वही है कि कैसे कैसे वेरीफाई करना है, ये सब चीज़ें बताई गई है। और स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, तो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि किसको क्या क्या करना है। तो कैंडिडेट को क्या करना है, टाइमली सबमिशन ऑफ करेक्ट कंप्लीट एंड वैलिड सर्टिफिकेट। कैंडिडेट को समय से अपना करेक्ट कंप्लीट और वैलिड सर्टिफिकेट वो करना है। वेरिफिकेशन जो कमेटी है उसको चेक करेगी कि हाँ सही है या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिपेंसी को नोट करेगी। इशूइंग अथॉरिटी यानी कि जब लेटर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके अपॉइंटमेंट के बाद जो आपकी इशूइंग अथॉरिटी है यानी कि जो कंसर्न तहसील है उसको भेजा जाएगा, वो आपका वेरिफिकेशन करके लेटर को वापस करेंगे कि हाँ भाई आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि कोई डाउटफुल केस है तो उस पर क्या फाइनल डिसीजन लेना है। अगर किसी ने फॉल्स सर्टिफिकेट दिया है तो उसके जो सर्विस है वो कैसे ख़त्म करनी है। केवीएस RO या हेडक्वार्टर उस पूरे मामले को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और कहीं इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है तो वो करेगा। यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ पर अलग अलग स्टेज पे क्या क्या चीज़ें होनी है वो बता दी गई है। तो एप्लीकेशन स्टेज यानी कि जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा तो कैंडिडेट शैल डिक्लेयर देयर कैटेगरी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, यानी कि कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान अपनी कैटेगरी जो है इंडिकेट करेगा। बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोला गया, OBC NCL EWS PWD में जो है वो वैलिड होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन जो दी गई है रिलेवेंट सर्टिफिकेट में। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो EWS या OBC सर्टिफिकेट है वो एडवर्टाइजमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता ही है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कब से कब तक, यानी कि 1 जनवरी से 4 दिसंबर के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC EWS आपका इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। PWD के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो उस पोस्ट के लिए सूटेबल होना चाहिए, आपकी जो डिसेबिलिटी वो सूटेबिलिटी होनी चाहिए आपकी उस पोस्ट के लिए, प्लस 40% से ज़्यादा आपकी जो डिसेबिलिटी है उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है नोटिफिकेशन में दी गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें होनी चाहिए। नो चेंज ऑफ कैटेगरी शैल बी परमिटेड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट एज पर एक्सटेंट रूल्स। तो कैटेगरी में कोई चेंज नहीं होगा। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज में क्या होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाएगा कैंडिडेट के द्वारा, और जो सर्टिफिकेट है वो एग्जामिन किए जाएंगे। इशूइंग उसका फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, तो इसको मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट कर देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो उसको देखा जाएगा उसकी इशूइंग सबसे पहले फॉर्मेट। तो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो सही है या नहीं, OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका सही है या नहीं, SC ST का फॉर्मेट सही है या नहीं, EWS का फॉर्मेट सही है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। दूसरी आपकी इशूइंग अथॉरिटी चेक की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नायब तहसीलदार की जो सर्टिफिकेट इशू हो रखे हैं जो हिमाचल प्रदेश में इशू होते हैं, पहले हरियाणा में होते थे, हरियाणा वालों को अकल आ गई, अब वो DC या ADC उसको सर्टिफिकेट को इशू कर रहा है, वो वैलिड है ADC वाले सर्टिफिकेट, बट नायब तहसीलदार वाले सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। तो हिमाचल में अगर किसी का नायब तहसीलदार से इशू हो रखा है या हरियाणा में किसी का नायब तहसीलदार से इशू हो रखा है, आपके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, वो आप अपने जो सर्टिफिकेट है तहसीलदार से या ADC से वो सर्टिफिकेट को इशू करवा लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, जो बिहार और झारखंड वाले साथी हैं उनके जो सर्किल ऑफिस से सर्टिफिकेट इशू हो रखे हैं वो भी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं है। वो सर्टिफिकेट आपके SDO लेवल से इशू हुए होने चाहिए। तो जिनके सर्किल ऑफिस के सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो SDO लेवल से इशू करवा लें, सर्किल ऑफिस के सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं है। दूसरा वैलिडिटी, यहाँ पे वैलिडिटी से कोई ये मतलब नहीं है कि सर्टिफिकेट की टाइमलाइन क्या है, कि इतने से इतने के बीच में इशू हो रखा होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर तो नहीं हो जाना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वैलिडिटी से मतलब
मतलब है आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, यानी कि आपने कोई फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं दिया है, आपने कोई झूठा सर्टिफिकेट तो बनवा कर नहीं दिया है, तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सर्टिफिकेट तो सही बनवाया, वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है, सब कुछ है, पर जब उसका वेरिफिकेशन होने गया वो सर्टिफिकेट तो पता चला कि आपने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया था। सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल बना हुआ है बट आपने गलत तरीके से वो सर्टिफिकेट बनवा लिया था, आप उस कास्ट से बिलोंग ही नहीं करते, वेरिफिकेशन के दौरान ये चीज़ पाई गई, तो सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन होते हुए भी वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपने झूठी कास्ट से अपनी जो सर्टिफिकेट है वो बनवाई है। तो इस प्रकार से आपकी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होनी चाहिए, वैलिडिटी से यही मतलब है उसका, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ सेंट्रल लिस्ट, तो ओबीसी आपका सर्टिफिकेट है सपोज, तो आपका कास्ट जो है ओबीसी वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। सपोज यूपी में जाट है तो जाट यूपी में ओबीसी है, सेंट्रल में नहीं है ओबीसी, तो अगर कोई जाट क्लेम करता है कि मैं ओबीसी बन जाऊँ, या दिल्ली के जो जाट हैं वो ओबीसी क्लेम करते हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा, सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए कास्ट का। डिस्क्रिपेंसी जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी, कम्युनिटी बताई जाएगी। फिर उसके बाद प्री अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट अपॉइंटमेंट स्टेज, यानी कि केवीएस अथॉरिटीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करेगी थ्रू इशूइंग अथॉरिटीज़ और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फाइनल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपकी होंगी, पहले तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो चेक किया जाएगा कि इशूइंग अथॉरिटी सही है नहीं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यानी कि आपकी वेबसाइट पे वो सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, फाइनल वेरिफिकेशन में आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर आपके उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम को भेजा जाएगा, वो डीएम जो है आपके एसडीओ ऑफिस या तहसीलदार को फॉरवर्ड करेगा वो सर्टिफिकेट, वो जेन्युइननेस चेक होगी और फिर इन राइटिंग वो लेट आएगा कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, तो प्रॉपर वो लेटरबाजी के थ्रू वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। तो दोनों चीज़ें आपकी इसमें होंगी। यहाँ पे टाइमलाइन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर अबव स्टेज इज प्लेस्ड इन अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में क्या चीज़ है वो मैं बता दूंगा। कैटेगरी वाइज वेरिफिकेशन नॉर्म्स, तो वेरिफिकेशन नॉर्म्स क्या है कैटेगरी वाइज, तो वो मैं बता दूं कि SC/ST के लिए आपका सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैंने बता दिया है कि तहसीलदार से कम आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होना चाहिए, चाहे वो OBC हो, SC/ST हो, चाहे वो EWS हो, आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार से कम रैंक के किसी ऑफिसर से इशू नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम तहसीलदार होना चाहिए। जहाँ पे तहसीलदार नहीं होते हैं, कई सारे राज्य हैं जहाँ पे तहसीलदार नहीं होते, जैसे वेस्ट बंगाल है वहाँ पे तहसीलदार नहीं होते, तो वहाँ पे SDO ऑफिस होता है, तो वहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर बैठता है, तो SDO के थ्रू वो जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। तो या तो मिनिमम तहसीलदार से इशू होना चाहिए या SDO से इशू होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। कुछ लोगों के सर्टिफिकेट में जो दिल्ली वगैरह से बिलोंग करते हैं उनके सर्टिफिकेट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होते हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो तहसीलदार रैंक का ही ऑफिसर होता है, अक्सर तहसीलदार को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही बोला जाता है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अगर सिग्नेचर हैं वो भी सर्टिफिकेट पूरी तरीके से आपका वैलिड है, ठीक है ना। तो मिनिमम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SDO या तहसीलदार के सिग्नेचर होना चाहिए। ऊपर तो किसी के भी हो, DM SDM किसी के भी सिग्नेचर हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ इंश्योर कर देता हूँ कि आपके सर्टिफिकेट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SDO या तहसीलदार के सिग्नेचर हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि जाके DM के दफ्तर में बैठ गए कि हमारा सर्टिफिकेट साइन कर दो DM साहब, कोई ज़रूरत नहीं है DM के सिग्नेचर करवाने की, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल OBC लिस्ट में होना चाहिए और उसमें नॉन क्रिमिनल एयर स्टेटस मेंशन होना चाहिए। बार बार मैंने आप लोगों के सर्टिफिकेट देख के बताया कौन से सर्टिफिकेट वैलिड है कौन से नहीं है। EWS सर्टिफिकेट रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इसी फाइनेंशियल ईयर का यानी कि 2025-26 का होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं होना चाहिए। PWD में आपकी डिसेबिलिटी मेंशन होनी चाहिए सर्टिफिकेट में, 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, और फंक्शनल सुटेबिलिटी होनी चाहिए उस पोस्ट के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं और ये सब अथॉरिटीज़ के लिए है, इसमें कोई ख़ास नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें सबसे मेन पॉइंट ये वाला है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या दिया गया है इस पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। देखकर यहाँ पे क्या बोला है, एप्लीकेशन स्टेटमेंट, द डेट ऑफ टी जो यहाँ पे दिया गया है, टी का मतलब डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ पोर्टल एंड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मोड विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट एप्लीकेबल एडवर्टाइजमेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो डिक्लेरेशन ऑफ कास्ट, कैटेगरी और डिसेबिलिटी एज द केस में भी यहाँ पे क्या करेगा कैंडिडेट, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। The aspirant must ensure that she is in the possession of caste, category or disability certificate as the case may be, which is in the prescribed Government of India format and valid as per the terms and conditions given in the
रेलेवेंट एप्लीकेबल एडवर्टाइजमेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, aspirant must be ensure that he she is in the possession of caste category disability certificate। यानी कि जब तक यहाँ पे टाइमलाइन देखिए आप इस चीज़ के साथ कि टाइमलाइन क्या है, क्लोजिंग डेट से पहले पहले कैंडिडेट के पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि वो क्लेम कर रहा है, ठीक है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट पे होना चाहिए और जो टर्म्स एंड कंडीशन एडवर्टाइजमेंट में दी गई है उसके अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस दिन आपने अप्लाई किया है या क्लोजिंग डेट से पहले पहले वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे होना चाहिए था, जो सर्टिफिकेट मतलब नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए था। यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपकी नोटिफिकेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, यानी कि कट ऑफ डेट के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्लोजिंग डेट में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रॉपर इशूइंग अथॉरिटी सेम होनी चाहिए, आपका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आफ्टर ascertaining the above, the aspirant should declare his or her caste, category और disability। ये सब वो देखने के बाद, अपने आप को एश्योर करने के बाद कि हाँ मैं बिल्कुल सही चीज़ कर रहा हूँ, अपनी कास्ट, कैटेगरी और डिसेबिलिटी को जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए, स्ट्रिक्टली एडहेरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन इन द रेलेवेंट एप्लीकेशन। जो कि स्ट्रिक्टली जो टर्म्स एंड कंडीशन नोटिफिकेशन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे केवीएस ने कम्प्लीटली मतलब जो आपकी जो भी क्वेरी है, दुविधा है, जो भी चीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने इन राइटिंग दे दिया है। इसमें अब शायद ही कोई परिवर्तन हो और इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। वेरिफिकेशन स्टेज में ये सब कुछ नहीं करना है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, जब आप कास्ट सर्टिफिकेट मतलब इंटरव्यू वगैरह के टाइम जाएंगे तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या होगा, स्क्रूटनी कमेटी चेकर्स असाइन्ड फॉर द टास्क डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल वेरीफाई द कास्ट, कैटेगरी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज द केस मे बी ऑफ कैंडिडेट विच विद द ओरिजिनल produced by him or her with the credentials submitted in the online physical application form with reference to the relevant applicable advertisement of KVS. Observations, if any, shall be recorded in writing and will be communicated to the applicant on the same day। तो जो एडवर्टाइजमेंट में कंडीशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो चेक किए जाएंगे और उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो कैंडिडेट को उसी टाइम पर बताया जाएगा। ये जब वेरिफिकेशन हो रहा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि इंटरव्यू के समय पर, वही उसी टाइम पर ये चीज़ें होंगी। प्री अपॉइंटमेंट पोस्ट अपॉइंटमेंट स्टेज, इनिशिएशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट एज द केस में भी। तो कंसर्न ऑफिस, केंद्रीय विद्यालय, रीजनल ऑफिस मतलब जो स्कूल है आपका यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल, वेयर द एम्प्लॉइज पोस्टेड विल इनिशिएट द वेरिफिकेशन ऑफ initiate the verification of caste, category and appointment disability certificate case में भी wherever required according to the formal letter। देखो यहाँ पे मैंने जो बताया था, a formal letter shall be sent to the issuing authority seeking confirmation of genuineness of certificate within 3 weeks time। Reminder if required will follow the after elapse of every 3 weeks time, further making request for confirmation of genuineness of the certificate। तो इसमें क्या होगा देखिए, टी क्या है यहाँ पे, डेट ऑफ इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कैंडिडेट बाय द विद द रेफरेंस टू द ये। तो जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट इशू किया गया यानी कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर की डेट नहीं होगी, जिस दिन आपने सपोज ज्वाइन कर लिया है आपने स्कूल में जाके, उसके 3 दिन के अंदर अंदर डीलिंग हैंड यहाँ पे क्या है आपका प्रिंसिपल। तो डीलिंग हैंड यानी कि प्रिंसिपल जो है 3 दिन के अंदर अंदर उसको डीलिंग हैंड यहाँ पे क्लर्क होगा यहाँ पे, उसको 3 दिन के अंदर अंदर लेटर बना देगा। जो आपका बड़ा बाबू होगा, एएसओ वगैरह होगा स्कूल का, वो उसको 5 दिन में चेक करेगा कि हाँ लेटर वगैरह सब कुछ सही है या नहीं, और हेड इंचार्ज यानी कि प्रिंसिपल जो होंगे उसको 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिस्पैच कर देंगे स्कूल से अपने साइन करके कि हाँ भैया प्रॉपर फलाना तहसील में जाना है, वहाँ पे जाके वो उसको
वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। कन्फर्मेशन स्टेटस ऑफ द कैटेगरी ऑफ ये द कंसर्न इशूइंग अथॉरिटी शैल कन्फर्म द जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफिकेट इफ रेफर्ड बाय KVS। तो जो इशूइंग अथॉरिटी है वो 28 दिन के अंदर अंदर आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके चेक करके अपना जो कन्फर्मेशन लेटर है वो KVS को भेज देगा। फ़िलहाल ये स्टेट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको फॉलो नहीं करती, वो अलग बात है। और अगर वो नहीं होती तो हर एक 3-3 हफ्ते में उसका रिमाइंडर फिर भेजा जाएगा, कहीं ना कहीं 1-2 बार के रिमाइंडर के बाद वो भेज ही देते हैं। ठीक है। फिर कास्ट वेयर जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफिकेट इज असर्टेन्ड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, सेम शैल बी प्लेस्ड इन पर्सनल फाइल आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एंडोर्समेंट इन सर्विस बुक एंड इंडिविजुअल कंसर्न। तो यहाँ पे जो डीलिंग हैंड है यानी कि वो जो क्लर्क वगैरह है वो 30 दिन के अंदर अंदर जब आपका वेरिफिकेशन का लेटर आ जाएगा आपकी तहसील से, तो वो आने के 30 दिन के अंदर अंदर जो आपके स्कूल का बाबू होगा, JSA या होगा वो JSA से जो भी होगा, वो 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जो सर्विस बुक में प्रॉपर उसकी एंट्री कर देगा। ASO उसको चेक कर लेगा 2 दिन के अंदर अंदर अगले, और फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल उसको 5 दिन के अंदर अंदर उस पर साइन कर देगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। जहाँ पे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो मतलब डिस्प्यूटेड हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है सर्टिफिकेट में कि ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो वहाँ पे डीलिंग हैंड 30 दिन तक वो उसके ऊपर डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। जो बाबू वगैरह होगा 2 दिन के अंदर ASO, फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो 5 दिन के अंदर अंदर उसमें एक डिसीजन लेंगे कि हाँ क्या एक्शन जो है उसके अगेंस्ट लेना है। तो ये प्रॉपर SOP है। तो आप लोगों ने देख लिया है, हर चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर कर दी गई है KVS के द्वारा कि क्या होना है। और बार बार एक ही चीज़ पर जोर दिया गया है, वो ये है कि आपको प्रॉपर अपना जो नोटिफिकेशन है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपके पास वो सर्टिफिकेट जब आप अप्लाई कर रहे थे ऑनलाइन एप्लीकेशन या उसके क्लोजिंग डेट तक वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए था। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये SOP जो है उसका क्रस्क है कि हाँ ये चीज़ जो है वो होनी है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस लेटर को देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने भी आपके SC ST OBC EWS PWD वाले साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें अपनी जो क्वेरी है उसका समाधान मिल पाए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।